हेलो फ्रेंड्स। क्या आप सुबह जब उठते हैं और पहला कदम जब ज़मीन पर रखते हैं तो आपकी एडी में तेज़ दर्द होता है? अगर आपकी एडी में ये दर्द होता है तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या लक्षण हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये दर्द बढ़ जाता है, कौन सी वो एक्सरसाइज है और कौन सी वो होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इसको ठीक करने में हेल्पफुल होती हैं। तो आइए सबसे पहले कारणों की बात करते हैं। सो इसका मोस्ट कॉमन कारण है प्लांटर फेसियाइटिस। हील स्पर भी इसका कारण है, एक्लीज टेंडनाइटिस भी इसका कारण है, बर्साइटिस की वजह से हील पेन हो सकता है, स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से हो सकता है, ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है। ये सारे वो कारण हैं जिसकी वजह से हील पेन हमको हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि किन लोगों में हील पेन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा है उनका पूरा बॉडी वेट जो है एंकल जॉइंट पे पड़ता है और इस वजह से उनको हील पेन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जिन लोगों का स्टैंडिंग वर्क है, सारे दिन खड़े रहने का काम है, उन लोगों के भी हील पेन होने की काफ़ी संभावना रहती है। जो लोग एथलीट हैं, रनिंग का काफ़ी काम रहता है या जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, जिन गेम्स में एक पैर पे ज़्यादा वेट पड़ता है, उन लोगों के भी हील पेन होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इंजरी के बाद भी हील पेन कई बार रेगुलर रह जाता है। जो इम्प्रॉपर साइज के फुटवेयर पहनते हैं उन लोगों के भी हील पेन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। जैसे पहला जो सिम्टम है हील पेन में वो ये रहता है कि जैसे ही कोई बेड से उठता है और फर्स्ट उसके 20-30 कदम होते हैं वो उसके काफ़ी पेनफुल होते हैं और जैसे जैसे वो चलता जाता है तो जॉइंट में गर्माहट आने के बाद वो धीरे धीरे वो जॉइंट पेन जो है वो कम हो जाता है। कुछ लोगों के ये दिन भर भी रह सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के ये थोड़ा चलने के बाद कम हो जाता है। हील पेन के अलावा एंकल जॉइंट में स्वेलिंग हो सकती है, थोड़ा जॉइंट टच करें तो वो हीट फीलिंग आ सकती है। कभी कभार हमें बोनी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है जिसको हील स्पर बोलते हैं, और ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ने के बाद चलने फिरने में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है या जो चाल है वो थोड़ी सी बिगड़ सकती है। लक्षणों के बाद बात करते हैं डायग्नोसिस की। कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है जिनसे हम ये मालूम कर सकते हैं कि क्या कारण से हील पेन हुआ है। तो एक्सरे मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन है। ज़्यादातर आप जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक्सरे एडवाइस करता है। सोनोग्राफी भी इसमें एक अच्छी जांच है, और जिन लोगों के इन दोनों जांचों से भी पता नहीं लगता उन लोगों के हम एमआरआई भी सजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या हम प्रिकॉशन रख सकते हैं जिससे ये हील पेन नहीं होगा, या जिनके थोड़ा वो शुरू हो गया उनके वो ठीक हो जाए। तो सबसे जो मेन कारण होता है इसका वो वेट की वजह से होता है। तो वेट रिड्यूस करेंगे तो हील पेन ठीक होने की संभावना रहेगी। सेकंड, जिनके रनिंग वगैरह की वजह से है, अगर वो रनिंग थोड़े दिन के लिए स्टॉप कर दें तो हील पेन ठीक होने की संभावना रहेगी। और जिन लोगों के इम्प्रॉपर साइज़ के फुटवेयर पहनने की वजह से रहा है तो वो अपना फुटवेयर की जो है वो साइज़ और जो अच्छी क्वालिटी का पहने जिससे उनके जो सोल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए और जिससे उनके हील पेन की शिकायत नहीं रहे। दो एक्सरसाइज मैं आपको इसके लिए बताता हूँ, वो दोनों एक्सरसाइज काफ़ी इफेक्टिव है। पहली एक्सरसाइज का नाम है सिट एंड कलेक्ट विथ टोज। इस एक्सरसाइज में जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पैरों को सीधा रखना है और जो पैरों की अंगुलियां हैं उनसे नीचे एक टावल रख के उस टावल से जैसे हम इकट्ठा करते हैं उस तरह से आपको पीछे की तरफ अंगुलियों को ले जाना है, जैसे हम कुछ उठाते हैं कलेक्ट करते हैं उस तरह से। सेकेंड एक्सरसाइज है स्टैंडिंग ऑन टोज। स्टैंडिंग ऑन टोज जो एक्सरसाइज है उसमें सीधे खड़े होना है और आगे कोई चेयर वगैरह का सहारा आप ले सकते हैं, और आपको जो है आपको सारा वजन धीरे धीरे करके एड़ियाँ ऊपर करनी है और वजन जो है वो टोस पे लाना है। ये वहाँ 2-3 सेकंड के लिए होल्ड करना है और वापस से नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। ये हम 20 से 30 बार एक बार में कर सकते हैं और दिन में 2 से 3 बार ये एक्सरसाइज रिपीट कर सकते हैं। एक हॉट एंड कोल्ड थेरेपी भी होती है, वो भी इस हील पेन में काफ़ी इफेक्टिव है। इसमें हमको 2 टब लेने हैं, एक टब में गर्म पानी लेना है, एक टब में ठंडा पानी लेना है। जिस टब में हम गर्म पानी लेंगे उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, और जिसमें हम ठंडा पानी ले रहे हैं उसमें 50 to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। और जब हम ये थेरेपी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमको 3 मिनट के लिए हमारा जो अफेक्टेड पार्ट है, जो हील है, उसको 3 मिनट के लिए गर्म पानी में रखना है। उसके बाद 1 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखना है, फिर उसके बाद वापस से 3 मिनट के लिए गर्म पानी में रखना है और फिर से 1 मिनट ठंडे पानी में रखना है। ये 4 से 5 बार ये प्रोसीजर रिपीट किया जाता है, और जिसके बहुत ज़्यादा तकलीफ है वो सुबह शाम दोनों टाइम भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है और दर्द में बहुत क्विक रिलीफ आता है। नेक्स्ट हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स में जो सिम्टम होता है वो होता है कि जैसे ही कोई उठ के चलता है तो शुरू के उसके कदम काफ़ी पेनफुल होते हैं और जैसे जैसे जॉइंट में गर्माहट आता जाता है तो उसको आराम आता जाता है। ज़्यादातर सर्दियों में तकलीफ बढ़ती है, गर्मियों में थोड़ा आराम रहता है, और सुबह सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा पेन रहता है। तो इन सिम्टम्स के लिए रस्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। सेकेंड मेडिसिन है ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया अल्बा में पेन के साथ स्वेलिंग होती है और जॉइंट टच करने से हॉट फील होता है, और चलने फिरने से पेशेंट की तकलीफ बढ़ती है। जो हील पेन होता है वो चलने फिरने से बढ़ता है और आराम करने से, जॉइंट को स्थिर रखने से आराम पड़ता है।
थर्ड मेडिसिन है अर्निका। अर्निका अगर इंजरी हो जाए या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो जाए या जॉइंट का यूज बहुत ज़्यादा, जैसे हम लंबे दूरी तक पैदल चल लिए उसके बाद अगर पेन बढ़ जाए तो उसके लिए इफेक्टिव मेडिसिन है। और इसमें जॉइंट में सूजन के साथ काफ़ी पेनफुल हो जाता है और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ टच भी ना हो, इतना उसको पेनफुल लगता है। फोर्थ मेडिसिन है रूटा। रूटा भी इसमें काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। सिम्टम काफ़ी कुछ सिमिलर रेस्टॉक्स जैसे ही होते हैं, जैसे गर्माहट से आराम पड़ता है जो हील पेन में, और जैसे जैसे कुछ कदम चलता है उसके बाद ठीक हो जाता है। शुरू के कदम काफ़ी पेनफुल होते हैं और अगर पेशेंट जो है वो स्ट्रेचिंग करता है तो दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर 6X। कैलकेरिया फ्लोर अक्सर ओवर ग्रोथ जो हो जाती है या बोनी ग्रोथ जो हो जाती है उनको रिड्यूस करने के लिए काम में आती है। तो जैसे हील्स पर जैसी कंडीशन है जिसमें कैल्शियम की एक्स्ट्रा डिपोजिशन की वजह से ग्रोथ बन जाती है, तो उसके लिए इफेक्टिव मेडिसिन है। ये धीरे धीरे उस ओवर ग्रोथ को रिड्यूस कर देती है और पेन में रिलीफ करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है अरेनिया डायडेमा। ये मेडिसिन कैल्केनियम जो बोन होती है जिसको हम हील बोन भी बोलते हैं उसके पेन के लिए इफेक्टिव है, तो किसी भी तरह के हील पेन में हम इसको दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप होम्योपैथी की दवा ले रहे हैं तो आप अगर लिक्विड में लेते हैं तो आपको टंग पे सीधा आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार डाल सकते हैं। अगर आप गोलियों में लेते हैं तो आपको उसी बॉटल के ढक्कन में लेना है और जीभ पे रख के चूस लेना है। 30 साइज़ के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनकी 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हो। कैसे होम्योपैथी की दवा लेनी है इसके लिए मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए और कैसे होम्योपैथी की दवा लेनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।